नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि कल मैंने आपसे वादा किया था कि हम एक प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और तो उसकी आज ये पहली क्लास है और मैंने कल भी कहा था आपसे कि हम नाटक से इस बार शुरू करेंगे और जो नाटक वाली यूनिट है उसका भी जो पहला टॉपिक है भारतेंदु युगीन नाटक, तो उसका हम आज उसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस होंगे करीब, ये थोड़ा सा छोटा टॉपिक है तो इसमें करीब 32-35 के आसपास सवाल हैं भारतेंदु युगीन नाटक के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला आप लोग देख पा रहे होंगे, हिंदी का पहला नाटक माना जाता है, हिंदी का पहला नाटक माना जाता है ए शकुंतला, विद्या सुंदर, नहुष या फिर प्रद्युम्न विजय। तो हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला नाटक माना जाता है, आंसर देते रहना है आप लोगों ने कमेंट में, ठीक है ना, सी को। ठीक है, सी को, सी जो है, जो नहुष जो नाटक है, अ, एक मिनट। ठीक, तो नहुष ये जो नाटक है, तो ये जो दरअसल किसका है, गोपाल चंद्र का है, गोपाल चंद्र का नाटक है। ठीक है, और किसने माना है नहुष को हिंदी का पहला नाटक? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने माना है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी का पहला नाटक है नहुष। किसका नाटक है? गोपाल चंद्र का। और एक तथ्य यह है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम था गोपाल चंद्र। ठीक है, ये पिता थे इनके, तो उन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा माना कि मेरे पिताजी का लिखा हुआ नाटक हिंदी का पहला नाटक है। ठीक है, जनरली यही माना जाता है। ठीक है, चलिए अब लेकिन इसके बारे में थोड़ा विद्वानों का अलग अलग मत है, किसी ने कुछ माना है, किसी ने कुछ माना, तो इसी संदर्भ में जो है थोड़ा अलग अलग लोगों के अलग अलग मत भी आपको देखने चाहिए। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोरक्ष विजय, नहुष, तप्ता, संवरण या फिर आनंद रघुनंदन। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का जो पहला नाटक है वह है कौन सा? आनंद रघुनंदन। तो अलग अलग लोगों की मान्यता अलग अलग हो सकती है, तो इसमें एक और है, रामचंद्र शुक्ल एवं बच्चन सिंह, आचार्य शुक्ल एवं बच्चन सिंह ने, दोनों ने जो है आनंद रघुनंदन को जो है हिंदी का पहला नाटक माना है। ठीक है, और ये जो आनंद रघुनंदन ये जो नाटक है ये किसका है? महाराजा विश्वनाथ सिंह का, महाराजा विश्वनाथ सिंह का। महाराजा विश्वनाथ सिंह का। इसके अलावा जो अन्य नाटकों का नाम आप देख पा रहे हैं, तो ये जो शुरुआती नाटकों से संबंधित डिबेट है हिंदी के लिटरेचर में, उससे रिलेटेड ये डिबेट है, तो उसमें इन सारे नाटकों का नाम आता है, तो इनको भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं किसने कौन सा नाटक। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है, गोरक्ष विजय, ये जो नाटक है ये है गोरक्ष विजय, ये जो नाटक है ये है मैं विद्यापति का, इसका नाटक है, विद्यापति का नाटक है। ठीक है, आदिकालीन जो कवि थे विद्यापति। नहुष तो हमने देख लिया किसके हैं, नहुष तो गोपाल चंद्र का है। तप्ता स्मरण ये जो नाटक है ये है श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास। ठीक है, और जो हमारा इस जो ऑप्शन था ये राजा महाराजा विश्वनाथ सिंह का, आनंद रघुनंदन और शुक्ल और बच्चन सिंह ने इसको हिंदी का पहला नाटक भी माना है। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल बात है कि खड़ी बोली में सर्वप्रथम नाटक किसने लिखे। ये अभी तक जितने भी नाटकों का जिक्र आपने सुना, गोरक्ष विजय हो गया, ये तो मैथिली में लिखा हुआ है, नहुष है, तप्ता स्मरण है, आनंद रघुनंदन है, तो ये सारे नाटक किसमें लिखे गए हैं? ब्रज भाषा में लिखे गए। इसमें लिखे गए ब्रज भाषा में। हम क्योंकि भारतेंदु युग की बात कर रहे हैं तो ये भाषाई द्वैत, तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ही इसमें, है कि नहीं है? कि जो है एक तरफ ब्रज भाषा चल रही थी और दूसरी तरफ खड़ी बोली भी चल रही थी, तो काव्य में ब्रज भाषा ही चलती रही, गद्य में हालांकि खड़ी बोली आ चुकी थी, लेकिन तब भी नाटक क्योंकि एक ऐसी विधा है जिसमें जो है काव्य और गद्य दोनों का समावेश हो सकता है। ठीक है, जयप्रसाद के नाटकों में आप नाटक गद्य में है लेकिन गीत भी खूब आते हैं। इसके अलावा आपने गीति नाट्य भी पढ़े होंगे, अंधा युग और इत्यादि, जो भी अनग है मैथिली शरण गुप्त का, और जो है उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय का नाटक है, गीति नाट्य है, तो ये सारे गीति नाटक हैं, यानी कि गीत के फॉर्म में लिखे हुए। उर्वशी जो कि दिनकर की रचना है वो भी एक गीति नाटक है।
तो ये नाटक एक ऐसी विधा है जो दोनों में चलती है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें थोड़ा ये समझना है कि ब्रज भाषा में लिखे गए, लेकिन खड़ी बोली में सबसे पहले नाटक किसने लिखने शुरू किए, ठीक है। तो किसने शुरू किए, सबसे पहले शुरू किए भारतेंदु ने, ठीक है। इसका ऑब्वियस सा जवाब होगा, ठीक है। खड़ी बोली में सर्वप्रथम नाटक किसने लिखे, तो सामान्य सी बात है, भारतेंदु ने लिखे हैं, ठीक है। चाहे वो मौलिक हो चाहे वो अनुदित नाटक हो। मौलिक नाटक जैसे वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, और अनुदित जैसे चौर पंचाशिका, परवेज कुछ नाटक है, मुद्रा राक्षस उन्होंने नाटक लिखा, विद्या सुंदर नाटक है, ये सब अनुदित नाटक है इनके, ठीक है। खैर इस पर तो लंबी बात करनी ही करनी है, तो ये एक सामान्य सा कॉन्सेप्चुअल सवाल, ठीक है। इसके अलावा काशी का जो नेशनल थिएटर है, क्योंकि नाटक के साथ एक और चीज जो एसोसिएट होती है वो है रंगमंच, है ना। बिना रंगमंच के जो है नाटक केवल पढ़ने की विधा नहीं है, नाटक जो है पढ़ने की भी विधा है और इसके साथ साथ मंचन की भी विधा है ना। उसमें अभिनय और ये सारी चीजें भी होती हैं, तो मंचन भी होता है नाटक का, तो इस वजह से इसके लिए थिएटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो काशी के नेशनल थिएटर की स्थापना किसने की थी, गोपाल चंद्र ने, भारतेंदु ने, श्रीनिवास दास ने, या फिर प्रताप नारायण मिश्र ने। और ये बात ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा में पिछली बार थिएटर का क्वेश्चन पूछा गया था, रंगमंच का क्वेश्चन एक पूछा गया था, मुझे क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा, रंगमंच का प्रश्न था। इसलिए रंगमंच भी पढ़ना है नाटक के संदर्भ में, केवल नाटक के से काम नहीं चलेगा। गोपाल चंद्र, भारतेंदु, श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, तो इसकी स्थापना जो की थी ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु ने जो है इस नाटक की शुरुआत की थी। इसके अलावा जैसे उन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएं भी चलाई और कुछ संस्थाएं भी उन्होंने बहुत सारी स्थापित की, तो उसी क्रम में नेशनल थिएटर भी उन्होंने ही स्थापित किया था, ठीक है। तो भारतेंदु के कुल नाटक कितने हैं, भारतेंदु के नाटकों की कुल संख्या कितनी है ये आपको बतानी है, 15, 18, 14 या फिर 17। तो कितने लिखे हैं टोटल, काउंट कर सकते हैं आप। अगर देखो आपको पूरे नाटकों का नाम याद है तो उंगलियों पे गिन लोगे, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा संख्या भी याद रहे, तो संख्या याद रहने से नाटक याद रहता है, ये भी एक तरीका होता है कि आपको पता होना चाहिए कि इतने नाटक हैं, तो वहां से फिर आप चाहे तो कोई बोल रहे हो तो आप रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है, तो संख्याएं भी थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। जैसे प्रसाद के कितने नाटक हैं, प्रसाद ने 13 नाटक लिखे हुए हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप 11 तक आए और आपको लग रहा है कि मेरे सारे नाटक याद हो गए, लेकिन आपको पता है कि भाई 13 नाटक है, मुझे 11 याद आ रहे हैं, तो 2 के लिए आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाएंगे, उसके लिए किताब देखेंगे, तो संख्या भी थोड़ा थोड़ा जरूरी होती है, ठीक है। तो भारतेंदु के कुल नाटकों की संख्या है आपका 17, जिसमें से उन्होंने लिखे हैं, सॉरी, 9 मौलिक, 9 मौलिक हैं और इसमें से 8 उन्होंने अनुदित अनुवाद किए हैं, अनुदित, ठीक है। 9 मौलिक और 8 अनुदित, ये जो है 9 और 8 17। अगला देखो, निम्न में से भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है, कह रहा है। भारतेंदु का मौलिक नाटक कौन सा नहीं है, प्रेम जोगिनी, ये जोगिनी होना चाहिए था, ठीक है। अंधेर नगरी, दुर्लभ बंधु, या फिर सती प्रताप। मौलिक पूछ रहा है, मौलिक नाटक ये सारे भारतेंदु के ही हैं, लेकिन वही मौलिक हैं अनुदित हैं, ये 2 प्रकार के नाटक हैं। तो भारतेंदु का मौलिक नाटक कौन सा नहीं है इसमें से, तो ये है आपका सी, ठीक है। दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु जो नाटक है ये एक अनुदित नाटक है और ये अंग्रेजी का एक नाटक है, विलियम शेक्सपियर का, क्या है, बड़ा फेमस सा है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद, ठीक है। विलियम शेक्सपियर का जो नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका जो है अनुदित है दुर्लभ बंधु, बाकी सब मौलिक है, ठीक है। प्रेम जोगिनी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, ये मौलिक नाटक है, तो ये भी आपको याद करना है कौन से मौलिक है कौन से अनुदित है, ठीक है। भारतेंदु इतने महत्वपूर्ण नाटककार हैं कि क्रम से याद रखना है। शुरुआत होगी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति से लेकर सती प्रताप तक सारे नाटक होने चाहिए, 9 के 9 तैयार होने चाहिए, और यहाँ भी जो है सारे के सारे याद होने चाहिए अनुदित वाले, ठीक है। तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, ये वाली चीजें आप लोगों ने ज्यादा तैयार नहीं करते हैं आप लोग, और मुझे लगता है ये थोड़ा तैयार करने लायक चीज है। नाट्य प्रकार, देखो नाटकों के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे एक नाटक का प्रकार कम से कम आप लोग जानते हो कि प्रहसन, प्रहसन वो नाटक होता है जो हास्य की शैली में लिखा हुआ होता है ना, जो हास्य के माध्यम से अपनी बात कहता है, हंसाने के माध्यम से अपनी बात करता है, उसे हम जो है
प्रहसन कह लेते हैं। लेकिन केवल प्रहसन ही नाटक का प्रकार नहीं होता, नाटकों के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है? जो भारत का जो मतलब जो काव्य शास्त्र है, जो नाटक का मतलब जो वो है नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का भी, और इसके अलावा जो नाटक से संबंधित विवेचन मिलता है, तो उसमें एक शब्द आता है दश रूपक। रूपक कहते हैं नाटक को। तो नाटक के 10 प्रकार होते हैं, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है? तो इसमें कुछ-कुछ नाटकों के थोड़ा-थोड़ा आपको पता होने चाहिए कि कौन किस प्रकार का नाटक है। ठीक है? तो किस प्रकार का है? भाण है, रासक है, पौराणिक नाटक है या फिर प्रहसन है। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, किस प्रकार का नाटक है? तो ये जो नाटक है, ये एक प्रकार का प्रहसन है। क्या ये एक प्रकार का प्रहसन है। ठीक है? बाकी ये जो नाटक आपने नाम देखे आपने भाण, रासक, ये क्या होते हैं? थोड़ा इसको भी देख लो। तो भाण जो होता है, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है? वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि कथा का स्रोत क्या है और नायक पात्र जो है किस प्रकार का होता है, ये सारी चीजें वो बहुत लंबी डिटेल है। लेकिन जो डिफाइनिंग चीज है भाण में, जो भाण उसको कहेंगे जो एक पात्रीय नाटक होता है। बस ये ध्यान रखो, एक पात्रीय नाटक जिसमें केवल एक पात्र है। ठीक है? ऐसे भी नाटक होते हैं, तो उसको कहते हैं भाई साहब भाण। ठीक है? एक पात्रीय नाटक होता है और पात्र जनरली क्या होता है, धूर्त प्रकार का होता है और इसका कथा का जो स्रोत होगा वो सामाजिक जीवन से संबंधित हो। खैर ये डिटेल में बात है, कभी अगर आप कहेंगे तो इस पर जो है एक लंबी डिटेल्ड बात हो जाएगी। वैसे परीक्षा में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये चीजें थोड़ा थोड़ा पता होनी जरूरी है कि अब तक प्रश्न पूछ ही लिया जाए। ठीक है? इसके अलावा रासक जो होता है, तो रासक होता है भाई साहब नृत्य करने वाला जो नाटक होता है, नृत्य नाटक, जिसमें डांस के माध्यम से नाटक चलता है। ठीक है? अब ऐसे नाटक कौन हो सकते हैं? तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे जो एक चमोली में एक बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है, रामायण का मेला। इसमें रामायण की कहानी होती है। ठीक है? मुखौटे लगा करके होते हैं और इसमें अंततः जो चीज होती है वो नृत्य होता है। जो पांडव लीला है, उसमें वो भी नाटक का प्रकार है। उसमें भी क्या है? उसमें भी नृत्य है कि नहीं है? तो अंततः जो नृत्य के माध्यम से हो वो क्या है? रासक है। ठीक है? तो खैर ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया आपको कि कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार से हो सकता है। पौराणिक नाटक आप लोग जानते हैं जिसकी कहानी कथा स्रोत क्या हो, पौराणिक हो। कथा स्रोत पौराणिक। ठीक है? जैसे जो भारतेंदु का ही ये जो नाटक है सती प्रताप, तो सती प्रताप की ये जो कहानी है पौराणिक है। वो वाली कहानी सती ये वाली यार, सावित्री सावित्री और वो जो सत्यवान वाली जो कहानी है, वो वाली। ठीक है? आज मैं पता नहीं क्या नाम से बहुत कॉमन से नाम बोल रहा हूँ मैं आज। मर्चेंट ऑफ वेनिस भूल गया, वो भूल गया। खैर, ठीक है? और प्रहसन आप लोग जानते हैं जिसमें क्या होता है, हास्य का, हास्य नाटक, उसको प्रहसन कहते हैं। ह्यूमर जिसमें होता है। ठीक है? कुछ प्रहसनों के एग्जाम्पल जैसे सबसे प्रसिद्ध प्रहसन जो सबने कम से कम पढ़ा होता है, अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी जो भारतेंदु का नाटक है, उसको पढ़ने में मजा बड़ा आता है, उसको पढ़ते हुए हंसी आती है कि नहीं है? कि राजा कह रहा है कि अब वो वाला ऐसी गर्दन ढूंढो जो इस फंदे में फिट हो जाए, तो वो सब क्या है, व्यंग्य ही है, वो प्रहसन होता है उसको। ठीक है? तो हाँ, बड़ौदा के इसमें थोड़ा विषय वस्तु भी थोड़ा आपको पता होनी चाहिए कि किस नाटक में क्या है, एक एक दो दो लाइन वाली जो बात है, किस विषय पर क्या नाटक लिखा गया है। नाटकों के विषय भी पता होने चाहिए भारतेंदु के, बाकियों के तो नहीं। प्रताप नारायण मिश्र वगैरह के उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भारतेंदु के कम से कम याद होने चाहिए। ठीक है? बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ को उनके पद से अपदस्थ होने पर कौन सा नाटक लिखा, इस घटनाक्रम पर जो है कौन सा नाटक आधारित है? विशस्य विषम औषधम, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, प्रेम जोगिनी या फिर अंधेर नगरी। तो कौन सा नाटक जो है इस पर आधारित है, भारतेंदु का नाटक? तो ये जो है विशस्य विषम औषधम, ये जो है ये जो है इस विषय वस्तु पर आधारित है। और ये भी याद रखिएगा, ये है एक प्रकार का भाण, यानी कि एक पात्रीय नाटक। एक पात्रीय नाटक है ये, इसमें एक ही पात्र है। ठीक है? खैर आगे बढ़े।
नारी जाति की वीरता और ओजस्विता पर आधारित भारतेंदु का नाटक कौन सा है? मैं फिर कह रहा हूँ, भारतेंदु के नाटक थोड़ा डिटेल में पढ़ने हैं भाई, और दो नाटक तो और भी डिटेल में पढ़ने हैं। वो नाटक आप पढ़ भी सकते हैं। एक है आपका उनका जो भारत दुर्दशा है, उसके बहुत अंदर तक का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा गीत किसने बोला, किसका डायलॉग क्या है, कितने अंक हैं, क्या है, किस अंक का स्थान क्या है, वो सारी चीजें तो उसमें थोड़े डिटेल से पूछते हैं। और दूसरा अंधेर नगरी, अंधेर नगरी आसान नाटक है, ठीक है, तथ्य इससे बहुत ज्यादा बन नहीं पाते हैं, ठीक है, और ये इसकी अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट भी हो और ज्यादा फैक्ट भी ना हो तो उसके लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है परीक्षा में, उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन भारत दूरदर्शा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे तथ्य हैं, फैक्चुअली बहुत मतलब बड़ा ये हो जाता है भारत, ये जो भारत दूरदर्शा है। हाँ खैर, ये वाला नाटक जो है किस पर आधारित है, मतलब ये जो वाला जो ये वाली कहानी किसकी है? नारी जाति की वीरता और ओजस्विता, नील देवी, सती प्रताप, चंद्रावली या फिर रत्नावली। तो नारी जाति की वीरता और ओजस्विता पर कौन सा नाटक आधारित है? नील देवी, याद रखिएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा स्त्री संबंधी एक लाइन पता होनी चाहिए, बाकी ऊपर कुछ भी है, जरूरी नहीं है कि वो एग्जामिनर भी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे, थोड़ा भाषा बदल करके पूछेगा, आपको पता होना चाहिए बस किस नाटक में क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। भारतेंदु का कौन सा नाटक एक गीति रूपक है? गीति रूपक मतलब गीति नाट्य है, गीति नाट्य मतलब जो गीत के फॉर्म में लिखा गया हो, गीति नाट्य है, कौन सा है? नील देवी, सती प्रताप, चंद्रावली या फिर रत्नावली, तो कौन सा जो है एक प्रकार का गीति रूपक है? तो ये जो नाटक है आपका जिसकी हम बात कर रहे थे, नील देवी ना, तो नील देवी एक प्रकार का गीति रूपक है, ठीक है। हाँ, बाकी नाटकों के काव्य रूप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। सती प्रताप तो मैंने आपको बताया पौराणिक नाटक है, हो गया है ना, पौराणिक, इसको लिखिए गीति रूपक, गीति रूपक है, ये पौराणिक नाटक है, ठीक है। गीति रूपक भी है और इसके अलावा ये क्या है, इतिहास से भी संबंधित है ना, इसमें क्योंकि मुगल और इससे संबंधित चीजें आ रही हैं तो वो हो गया। इसके अलावा जो चंद्रावली नाटक है, चंद्रावली एक है नाटिका, नाटिका उसको कहते हैं, नाटिका के बारे में अगर आप लिखना चाहें, नाटिका क्या होता है, कौन सा नाटक होता है जिसमें काल्पनिक प्रेम कहानी होती है, काल्पनिक प्रेम कहानी वाला लघु नाटक है ना, कहानी वाला लघु नाटक, ठीक। और ये जो है रत्नावली, तो रत्नावली भी क्या है, नाटिका ही है जिसमें काल्पनिक प्रेम कहानी है, ठीक है। आगे बढ़े, भारतेंदु का अपूर्ण नाटक कौन सा है? नील देवी, सती प्रताप, चंद्रावली या फिर रत्नावली? कोई है जो इस बात का जवाब दे पाएगा? तो जो अपूर्ण नाटक है वो है आपका सती प्रताप, ये जो सती प्रताप नाटक है ये इनका अधूरा रह गया था, ठीक है, जो कि इनका आखिरी मौलिक नाटक होना था, है ना। और सावित्री और सत्यवान का जो की जो कहानी है, जिसने यम से जो है अपने पति के प्राण वापस मांगे थे, वो वाली जो कहानी है वो है। तो ये अपूर्ण नाटक है इनका, और इसको पूर्ण किसने किया? तो इनके एक कजन थे, कजन यानी फुफेरे भाई थे, इनकी बुआ के पुत्र थे, उनका नाम था राधा कृष्ण दास, और ये भी बड़े साहित्यकार हुए भारतेंदु युग के। तो राधा कृष्ण दास ने जो है इसको पूरा किया था फिर, ठीक है, सती प्रथा। आगे बढ़ते हैं, भारत दुर्दशा का नाट्य प्रकार क्या है? भारत दुर्दशा का नाट्य प्रकार क्या है? आपेय, प्रहसन, भाण या फिर नाट्य रासक? तो कम से कम भारत दुर्दशा का तो आपको पता होना ही चाहिए। तो इसका जो काव्य रूप है यह है नाट्य रासक, ठीक है। नाट्य रासक, कई बार इसका जो है दूसरा नाम भी चलता है, इसको लास्य रूपक भी कहते हैं। लास्य मतलब होता है नृत्य से ही संबंधित है। अब इसमें नृत्य का मतलब टिपिकल नृत्य नहीं है, ठीक है, इसमें जिसमें जो है नृत्य का, गीत का, संवाद का, ये तीनों का संयोजन एक साथ होता है जिस प्रकार के नाटकों में। तो भारत दुर्दशा में आपने देखा होगा कि पहले योगी आता है और फिर वो कहता है अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी, सजे सब भारी, पै धन विदेश चले जात ये है अति खारी। तो ये जो है ये क्या है, गीत है,
ठीक है, फिर वो कुछ करेगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो संवाद भी चल रहे हैं, गीत भी चल रहे हैं, नृत्य भी हल्का फुल्का होता है, वो सब जो है क्या होता है उसको जो है लास्य रूपक या नाट्य रासक कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रकार याद रखना है बस। भारत दूरदर्शा में कुल कितने अंक हैं? थोड़ा भारत दूरदर्शा पे बात होगी। भारत दूरदर्शा में कुल कितने अंक हैं? तो भारत दूरदर्शा में अंक हैं टोटल 6 अंक। ठीक है, 6 अंक हैं, और इसमें जो है हर अंक का एक दृश्य। ठीक है, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि दृश्य है ही नहीं, क्योंकि हर अंक में जब एक ही सीन है, हर अंक के साथ दृश्य चेंज होगा, तो ज्यादा परिवर्तन होता नहीं। कई बार इसको ऐसा भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कई बार इसको ऐसा भी कहते हैं, क्या है, प्रत्येक अंक में कोई दृश्य नहीं है। प्रत्येक अंक में कोई दृश्य नहीं, इस तरह से भी इसको कहा जाता है। ठीक है, दोनों का मतलब आप समझ रहे होंगे, दृश्य चेंज नहीं होगा, हर अंक का एक दृश्य है, तो 6 इसमें टोटल अंक है। मुद्रा राक्षस जो नाटक है, इसकी कथा वस्तु क्या है? मुद्रा राक्षस भी भारतेंदु का नाटक है। ठीक है, अनुदित नाटक है। तो ये जो है क्या है? प्रेम विवाह का समर्थन, चाणक्य की कूटनीति का वर्णन, खिलजी और हमीर का वीरता पूर्ण युद्ध, सामाजिक धार्मिक विसंगतियों एवं पाखंडों पर व्यंग्य। तो ये जो मुद्रा राक्षस नाटक है, इसकी कथा वस्तु क्या है? तो इसकी कथा वस्तु है आपका चाणक्य की कूटनीति का वर्णन। इसमें चाणक्य से संबंधित है ये नाटक। ठीक है, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस नाम से जो है नहीं, मतलब ये जो मुद्रा राक्षस है, ये कैरेक्टर भी आता है किसमें? चंद्रगुप्त नाटक में। मगध का अमात्य होता है राक्षस। ठीक है, तो ऐसा कैरेक्टर भी आता है। तो मुद्रा राक्षस, जब भी आप शब्द सुनेंगे, जो ये जो शब्द है, सीधा ध्यान देना है, मौर्य काल चंद्रगुप्त से इसका संबंध है। तो जहां भी चंद्रगुप्त चाणक्य इससे रिलेटेड कुछ भी आए, उस पर आपने टिक करना है। ठीक है, विद्या सुंदर नाटक किस मूल नाटक का अनुवाद है? ये भी आपको याद रहना चाहिए कि जो अनुदित, जो अनुवाद किया भारतेंदु ने, उसकी मूल कृति क्या थी, किस मूल कृति से उन्होंने अनुवाद किया उसका। ठीक है, तो ये भी थोड़ा याद रहना चाहिए। तो जो आपका विद्या सुंदर नाटक है, वो किस मूल नाटक का अनुवाद है? तो इसमें देखिए, धनंजय विजय, चंड कौशिक, चौर पंचाशिका या फिर भारत माता। तो विद्या सुंदर नाटक है, ये किस मूल नाटक का अनुवाद है? चौर पंचाशिका का। किसका नाटक है ये मूलतः? संस्कृत, संस्कृत भाषा का नाटक है, और कवि का नाम है चौर कवि। ठीक, चौर पंचाशिका, चौर कवि, विद्या सुंदर नाटक, इस कृति का जो है अनुवाद है। ठीक, सत्य हरिश्चंद्र किस मूल नाटक का अनुवाद है? सत्य हरिश्चंद्र किस मूल नाटक का अनुवाद है? धनंजय विजय, चंड कौशिक, चौर पंचाशिका या फिर भारत माता। तो सत्य हरिश्चंद्र जो है, ये दरअसल है चंड कौशिक का। चंड कौशिक संस्कृत का एक नाटक है, क्षेमेश्वर का नाटक है। ठीक, क्षेमेश्वर का नाटक है, संस्कृत का नाटक चंड कौशिक, और इसका उन्होंने अनुवाद किया सत्य हरिश्चंद्र नाम से। ठीक है, अगला देखो, भारतेंदु युग है तो अन्य वो भी आएंगे इसमें। जुआरी खुआरी नामक प्रहसन किसका है? ये जो प्रहसन लिखा जुआरी खुआरी, यह प्रहसन किसका है? प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट या फिर राधाचरण गोस्वामी। तो ये जो है जुआरी खुआरी, प्रताप नारायण मिश्र का है। इसका है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर ए। प्रताप नारायण मिश्र के थोड़ा नाटकों को आप थोड़ा सा याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, दो तीन तो स्पेशली इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा इस क्वेश्चन में। निम्न में से प्रताप नारायण मिश्र का नाटक नहीं है, कौन सा नहीं है? जुआरी खुआरी, कलिकौतिक रूपक, हाटी हमीर या फिर दुखिनी बाला। तो प्रताप नारायण मिश्र का नाटक कौन सा नहीं है? तो जो नहीं है वो है डी, दुखिनी बाला। ये जो नाटक है, ये प्रताप नारायण मिश्र का नहीं है, ये है राधा कृष्ण दास का, जिन्होंने सती प्रताप पूरा किया था, भारतेंदु के भाई, मतलब कजन। ठीक है, राधा कृष्ण दास, दुखिनी बाला। बाकी ये 3 नाटक हैं, और ये तीनों ही नाटक प्रताप नारायण की मिश्र के इंपॉर्टेंट है। बाकी नाटकों को आप छोड़ भी दोगे तो भी काम चल जाएगा, ये वाले थोड़े से इंपॉर्टेंट। जुआरी खुआरी प्रहसन है, कलिकौतिक रूपक और हठी हमीर। ठीक है, तो कलिकौतिक रूपक है वेश्यावृत्ति के कारण, ये वेश्यावृत्ति की समस्या पर है, मतलब वेश्यानुगामी
पति के कारण जो है पत्नी की जो स्थिति है उसकी जो खराब स्थिति है उस पे उसके बारे में है कली कौतिक रूपक। ठीक है। और ये जो हठी हमीर है तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण जब हुआ था हमीर सिंह पर तो हमीर सिंह की वीरता पर आधारित है। ठीक है। खिलजी का आक्रमण थोड़ा लिख ही लेते हैं। खिलजी का आक्रमण एवं सॉरी हमीर सिंह की वीरता बस संकेत कर दिया इतना याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है। प्रतापनारायण मिश्र के ये तीनों ही याद रख लेना। अगला देखो कृष्णार्जुन युद्ध किसका नाटक है? बालकृष्ण भट्ट का, राधा कृष्ण दास का, ब्रजनंदन सहाय का या फिर माखनलाल चतुर्वेदी का? किसका नाटक है कृष्णार्जुन युद्ध? थोड़ा ये शायद द्विवेदी युद्ध का क्वेश्चन आ गया है लेकिन आ गया तो कोई बात। कृष्णार्जुन युद्ध है आपका माखनलाल चतुर्वेदी का। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी का। अगला करो। वेणु संहार किसका नाटक है? वेणु संहार किसका नाटक है? बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, ब्रजनंदन सहाय या फिर माखनलाल चतुर्वेदी? और ये वेणु संहार इंपॉर्टेंट नाटक है मतलब ऐसे परीक्षा में याद रखने लायक कि ये किसका नाटक है। ठीक है। ये तो इतनी इंपॉर्टेंस इस नाटक की कम से कम है। तो ये जो वेणु संहार नाटक है ये किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। ये आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। ये एक प्रकार का ये भी एक प्रकार का पौराणिक नाटक है वेणु संहार। ठीक है। इतना ही याद रखने लायक है। बाकी अंक वंक उतना डिटेल में हर नाटक थोड़ी उतना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। भारतेंदु का नाटक धनंजय विजय ये जो नाटक है किस प्रकार का नाटक है? अनेक नाटक का प्रकार पूछा गया है नाट्य प्रकार और इसमें कुछ अन्य नाट्य प्रकार आपके लिए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इस क्वेश्चन में प्रकरण भाण व्यायोग या फिर वीथी। तो धनंजय विजय दरअसल किस प्रकार का नाटक है? इस नाट्य प्रकार क्या है धनंजय विजय नाटक का? अनुदित नाटक है ये भारतेंदु का। तो धनंजय विजय है आपका व्यायोग। व्यायोग क्या होता है? सीधा सीधा लिखो ये होता है वीर रस प्रधान एक अंकीय नाटक। बस। वैसे तो और भी विशेषताएं होती हैं इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए नायक और ये सब वो सब सब बाद में कर लेंगे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो की विशेषता है नाटक के प्रकार की तो वीर रस की प्रधानता होती है इसमें और जो चीज होती है एक अंकीय नाटक ये होता है। ठीक है। धनंजय विजय है ना धनंजय धनंजय कौन है अर्जुन तो धनंजय विजय। प्रद्युम्न विजय किसका नाटक है? कार्तिक प्रसाद खत्री का, बालकृष्ण भट्ट का, राधाचरण गोस्वामी का या फिर हरिऔध का? प्रद्युम्न विजय। तो ये है आपका हरिऔध का। हरिऔध ने दो नाटक लिखे हैं। एक तो आपका प्रद्युम्न विजय है जो कि ये प्रश्न पूछा गया है जिसमें ठीक है प्रद्युम्न विजय और दूसरा लिखा इन्होंने रुक्मणी परिणय। रुक्मणी परिणय। ठीक है। प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय हरिऔध के दो नाटक हैं। हरिऔध भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं थोड़ा थोड़ा फैक्चुअली मतलब इतना कि नाटक और नाटककार का नाम याद रहे बस इतने तो इंपॉर्टेंट हो ही सकते हैं। अगला लीड देखिए श्रीनिवास दास का नाटक कौन सा है? जैसा काम वैसा परिणाम, अमर सिंह राठौर, संयोगिता स्वयंवर या फिर कली कौतुक रूपक? तो श्रीनिवास दास का नाटक है संयोगिता स्वयंवर। ठीक। संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास का नाटक कौन सा है? संयोगिता स्वयंवर। ठीक। इसके अलावा ये जो जैसा काम वैसा परिणाम है ये है आपका बालकृष्ण भट्ट का। बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है। कली कौतुक रूपक आप लोग जानते हैं प्रताप नारायण मिश्र। अमर सिंह राठौर है राधाचरण गोस्वामी का। राधाचरण गोस्वामी का। ठीक। ये थोड़ा थोड़ा जो आपने भारतेंदु मंडल के मेन लोग सुने ना राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन तो इनका कहीं भी नाम है थोड़ा थोड़ा यही लोग इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जैसे थोड़ा जैसे शीतला प्रसाद त्रिपाठी इतना याद करने की जरूरत नहीं है ऐसे इस तरह के लोग ने खड्ग खड्ग बहादुर मल्ल ये कौन है?
उतना महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा में, तो सब कुछ भी नहीं रटना होता है ना। खैर, भारतेंदु ने भारतेंदु ने अपने किस नाटक को देशवत्सलता का नाटक कहा है? अपने किस नाटक को देशवत्सलता का नाटक, यानी देश वत्सलता आप लोग समझते हैं, वात्सल्य प्रेम, तो वो जो है, तो किस नाटक को कहा है ऐसा? तो ऐसा कौन सा नाटक हो सकता है? सबकी थोड़ा थोड़ा आपको विषय वस्तु पता होनी चाहिए। अंधेर नगरी तो एक प्रकार का प्रहसन है जो अंग्रेज शासन पर जो है प्रतीकात्मक रूप से प्रहार करता है, तो देश वत्सलता इसमें नहीं दिख रही है। ठीक है। नील देवी तो आप लोग जानते हैं स्त्रियों की वीरता और उनको प्रेरित करने के उद्देश्य से लिखा गया नाटक है। भारत जननी भी उस प्रकार का नाटक नहीं है, लेकिन जो भारत दुर्दशा नाटक है ना, इसे भारतेंदु ने कहा कि ये जो है देश वत्सलता का नाटक है। और जब नाटककार खुद अपने नाटक के बारे में कुछ कहता है तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अंग्रेज राज सब साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति खारी, किस नाटक की पंक्तियां हैं? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी, या फिर भारत जननी? तो ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूं, बोल चुका हूं, ये तो आसान प्रश्न होना चाहिए आपके लिए। किस नाटक की पंक्तियां हैं ये? अंधेर नगरी की। ठीक है, चलो थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। ये पात्र, ये जो भारत दुर्दशा में गाया जाता है ये वाला, और एट टाइम्स इंपॉर्टेंट होता है कि गीत तो है ही इंपॉर्टेंट कि किस नाटक का है, लेकिन इतने से काम नहीं चलता है, थोड़ा ये भी याद करना पड़ता है कि अगर किसी पात्र ने स्पेसिफिक उसको गाया हुआ है तो वो भी थोड़ा सा आपको याद रहे। तो ये है जिसमें भारत दुर्दशा शब्द पहली बार आता है। रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए, ये पूरी पंक्तियां हैं उसकी। तो यह गीत कौन सा पात्र गाता है? तो ये पात्र गाता है अंक 1 में, शुरुआत में ही पहले ही अंक में जो है ये गीत आता है। तो कौन जो है इसको गाता है? निर्लज्जता, योगी, भारत भाग्य, या फिर सत्यानाश फौजदार? ये सब भारत दुर्दशा के पात्र हैं। निर्लज्जता, योगी, भारत भाग्य, या फिर सत्यानाश फौजदार? कौन सा पात्र गाता है इसको? योगी गाता है। ठीक है, एक योगी होता है, वो जो है इस गीत को गाता है। अगला देखो। देखो, कऊ पकड़त नहीं मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत मैं, हा हा हो या अनाथ? यह गीत कौन गाता है ना? यह गीत कौन गाता है? क्या कह रहा है? कोई पकड़त नहीं मेरो हाथ, कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ता है, 20 कोटि सुत, 20 कोटि सुत होने के बाद भी मैं जो है अनाथ हो चुका हूं, हा हा हो या अनाथ? यह गीत कौन गाता है? तो 20 कोटि सुत किसके हो सकते हैं? 20 कोटि यानी 20 करोड़ बच्चे होंगे, किसके होंगे? भारत माता के होंगे। तो अब दो ही क्वेश्चन बचते हैं आपके। आशा तो इस प्रकार के गीत गाएगी नहीं, निराशा का गीत क्यों गाएगी? डिसलॉयल्टी भी नहीं है। तो भारत या फिर भारत भाग्य, इसी वजह से थोड़ा सा रखा था, क्योंकि इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक तो भारत है और एक है भारत भाग्य। तो ये जो गीत गाता है ये गाता है भारत। द्वितीय अंक में, द्वितीय अंक में जो है भारत का प्रवेश होता है। ठीक है, और ये पहले अपने अतीत का गुणगान करता है और बाद में जो है अपनी वर्तमान दशा पर रोता है और ये वाली पंक्ति कहता है। ठीक है, इसके जो है कुछ गीत है, 7-8 गीत करीब, वो आपको थोड़ा याद होने चाहिए, स्पेसिफिक तरीके से पता होनी चाहिए। शुरुआत की ही पंक्ति पूछते हैं, पूरा गीत तो कच्चा चिट्ठा पूछेंगे नहीं उसमें। ठीक है, तो उतना ही इंपॉर्टेंट है। खैर, भारत दुर्दशा के अंक तथा अंकों के स्थान में असुमेलित कौन सा वाला है? देखो, प्रत्येक अंक का एक स्थान है, एक अंक किसी एक स्थान पर घटित हो रहा है, तो अंक के साथ कौन सा वाला जो है मैच नहीं कर रहा है? प्रथम अंक बीथी, दूसरा अंक शमशान, तीसरा अंक किताब खाना, छठा अंक घना जंगल। तो कौन सा अंक जो है इसमें से अनमैच है, मैच नहीं है, असुमेलित है? ये भी याद करना पड़ेगा। तो असुमेलित है जो, वो है तीसरा अंक। तीसरा अंक किताब खाना नहीं है, किताब खाना है 5वां अंक। ठीक, तीसरा अंक जो है आपका, तीसरा अंक है मैदान का। तीसरे अंक में मैदान का दृश्य है, स्थान उसका मैदान है। प्रथम अंक बीथी, ठीक है, दूसरा अंक शमशान, ठीक है, तीसरा अंक हो गया मैदान। जो चौथा अंक है, अंग्रेजी तरह का कमरा होता है।
ठीक है। और उस कमरे में कौन कौन बैठते हैं, तो उसमें 6-7 कैरेक्टर आएंगे। एक कवि होगा, एक एडिटर होता है, दो जो है सामान्य लोग होते हैं, एक महाराष्ट्री है, एक बंगाली है, ये सारे लोग बैठे हुए हैं उसमें। और उसी में जो है फिर एक डिसलॉयल्टी करके एक कैरेक्टर आता है, तो वो जो है वो सब है। ठीक है, छठा घना जंगल सही है। ठीक है, तो कमरा जो है चौथा, ये आप बना लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, सब बना लिया। ठीक है, इसको जो है आप बना सकते हो, इसके नोट्स। आगे देखो, जागो जागो रे भाई फिर पछताए कछु नहीं हुए, वे है, कौन गाता है ये वाला गीत? ठीक है, जागो जागो रे भाई फिर पछताए कछु नहीं हुए है, ब्रज भाषा का में लिखा हुआ है, तो इस तरह की शब्दावली आएगी ही इसमें। तो ये गाता है आपका कौन? योगी भारत भारत भाग्य या फिर एडिटर। तो ये जो गीत गाता है ये गाता है भारत भाग्य, छठे अंक में। ठीक है, योगी तो शुरुआत वाला गाता है, भारत दुर्दशा न देखी जाए वाला। भारत दुर्दशा नाटक का पात्र कौन सा नहीं है? डिसलॉयल्टी, मदिरा, आलस्य या फिर प्रमाद? तो डिसलॉयल्टी तो है, मदिरा भी है, आलस्य भी है, प्रमाद नहीं है। ठीक है, प्रमाद नहीं है, तो ये आपके लिए ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसके सारे पात्र थोड़ा सा याद रखने जरूरी होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? हाँ, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है, पहले वाले की तरह नहीं है। पहला नाटक अलग है, पहला मौलिक नाटक अलग है, अंतर है कि नहीं है? नाटक तो कोई भी हो सकता है, कोई पुरानी कहानी उठाई उस पर आधारित नाटक लिख लिया, लेकिन वो मौलिक नहीं है। मौलिक नाटक पहला जो है किसे मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य शुक्ल जो है हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? आपको भी उसी को मानना है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ठीक है, किसका नाटक है? भारतेंदु का नाटक है। रत्नावली जो नाटक है किस भाषा से हिंदी में अनुवाद किया हुआ नाटक है? अनुदित होना चाहिए, अनुवादित से सटीक शब्द है अनुदित। तो ये जो नाटक है रत्नावली, किस भाषा से हिंदी में अनुवाद किया हुआ है इसका? तो ये जो है संस्कृत का नाटक है। हर्ष का नाटक है एक, रत्नावली नाटिका, तो इसका भी नाम तक चेंज नहीं किया है भारतेंदु ने। ठीक है, और इस नाटक को फिर लिख लिया है उन्होंने। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और देखिए ये भी कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये वाला। तो भारतेंदु के ये जो सारे नाटक होते हैं ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके भारतेंदु युग के सारे नाटक। ठीक है, भारतेंदु युग की यूनिट ये जो है आपने तैयार करनी है इस तरह से। ठीक है, केवल भारतेंदु नहीं पढ़ने हैं, भारतेंदु के अन्य भी पढ़ने हैं, भारतेंदु एवं अन्य समकालीन समकालीन नाटककार, ये दोनों, ये सारी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, इतिहास के क्रम के हिसाब से पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, खिचड़ी मत पकानो। ठीक है, कि जगदीश चंद्र माथुर के नाटक पढ़े, उसके बाद अंधायुग पढ़ रहे हैं, उसके बाद भारतेंदु के नाटक पढ़ रहे हैं, क्रम से याद करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, दिमाग जितना क्लैरिटी रखोगे दिमाग में, स्ट्रक्चर अपना क्लियर रखोगे, सिलेबस का जो भी तैयार करो उसको एक क्लियर फॉर्मेट के साथ पढ़ाओ। जिस जितनी क्लैरिटी के साथ नोट्स बनाओगे, जितनी क्लैरिटी के साथ पढ़ोगे, जितना तार्किक रखोगे अपने पढ़ने को, अपने जो भी आपने याद किया हुआ है उसको, उतना ही फायदा आपको परीक्षा में होगा। वरना क्या होता है, इधर का उधर हो जाता है ना, कि मैंने ये पढ़ा तो मैं कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज हो गई। तो कंफ्यूज इसीलिए होते हैं क्योंकि बहुत क्लैरिटी से नहीं पढ़ा, स्ट्रक्चर सही नहीं था, साफ सुथरा काम नहीं था, खिचड़ी पका दी। तो पढ़ने में खिचड़ी नहीं पकाओगे तो पेपर में भी खिचड़ी नहीं बनेगी, खिचड़ी नहीं पकानी पड़ेगी। ठीक है, अच्छे से परीक्षा दे पाओगे, कंफ्यूज नहीं हो पाएगा मामला। ठीक है, तो ये आपके जो है आज के प्रश्न थे। ठीक है, और कल जो हम करेंगे इसमें आगे थोड़ा सा द्विवेदी युग के नाटककार। ठीक है, द्विवेदी युग के नाटककार और प्रसाद पे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो द्विवेदी युग के नाटककार पढ़ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है नहीं, तो प्रसाद पढ़ सकते हैं। जयशंकर प्रसाद कल का टॉपिक है, मेन टॉपिक ये वाला है।
जयशंकर प्रसाद। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। पढ़ाई आप बना लीजिए टाइम टेबल और रोज जुड़िए हर रात 9 बजे। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि।